हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में इस चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने ये पढ़ा कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया का क्या कंडीशन था। और फिर एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर का सेक्टर का क्या सिचुएशन था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या सिचुएशन था ब्रिटिश रूल में। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर डाउनफॉल फेस कर रहा था, है ना। हमने देखा एग्रीकल्चरल सेक्टर में कि प्रोडक्टिविटी लो था, जमींदारी सिस्टम था, और 85% पॉपुलेशन जो था वो एग्रीकल्चर में इंगेज होने के बावजूद भी उसका जो प्रोडक्टिविटी था, यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो प्रोडक्टिविटी था, तो दो तरह का प्रोडक्टिविटी हमने देखा था। जैसे लैंड प्रोडक्टिविटी और लेबर प्रोडक्टिविटी दोनों डाउन था। तो दोनों यहाँ पे जैसे लेबर प्रोडक्टिविटी और लैंड प्रोडक्टिविटी दोनों डाउन होने का काफी कारण भी हम लोगों ने देखा। उसी तरह से अब इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या सिचुएशन था ये हम लोग देखते हैं। सो एज इन केस ऑफ एग्रीकल्चर, सो also in manufacturing India could not develop a sound industrial base under the colonial rule। तो थोड़ा सा हम लोग ने डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बेसिकली थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ये वहाँ पे डेवलप थे। यानी कि अधिकतर जो प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट हैंडमेड प्रोडक्ट्स ज्यादा थे। ठीक है। तो इवन एज अ कंट्रीज वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड, यानी कि पूरा वर्ल्ड का जो हैंडीक्राफ्ट, जो फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था वो डिक्लाइन हुआ। जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट था वो बहुत सारे, मतलब जो राजा महाराजा थे वो अपने प्रिंसली कोर्ट्स में उसके चीजों को इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है। जो राज दरबार होता था तो राज दरबार में ये हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स का काफी इस्तेमाल होता था। तो ऑब्वियस बात है कि अगर ऐसे जगह पे, रॉयल जगह पे, अगर इन चीजों का अगर यूज हो रहा है, डिमांड है, तो ऑब्वियसली वो फेमस तो होगा ही होगा। तो इतना फेमस होने के बावजूद भी ये डिक्लाइन किया, तो उसका क्या कारण था कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में डिक्लाइन किया। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये हम लोग देखते हैं। द पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इज समड अप इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब जैसे सबसे पहला सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड हमने जाना, या हम जानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होना। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जस्ट उसका ऑपोजिट हो गया कि इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्री क्या हो रहा है, टूट रहा है, या फिर इंडस्ट्री खत्म हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, दैट इज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तक तो बात ठीक है। नाउ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, यानी किसी को, अगर यहाँ पे अगर हम लोग लेमैन टर्म में अगर बात करें तो किसी को बर्बाद तो किया गया, ठीक है, लेकिन अब सिस्टमैटिक ढंग से, यानी कि सोच समझ के प्लान करके इंडस्ट्रीज को बर्बाद किया गया, तबाह किया गया। अब ये ब्रिटिशर्स ने किस तरह से किया और क्या क्या इसमें शामिल था ये हम लोग देखते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नो मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस वाज अलाउड टू कम अप। तो यहाँ पे सिस्टमैटिकली उन्होंने क्या किया, डिक्लाइन किया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, और ये भी देखा कि कोई मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस अब यहाँ पे ना आए। ठीक है। द प्राइमरी मोटिव ऑफ ब्रिटिश रूल बिहाइंड द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज टू फोल्ड। तो उनका जो मोटिव था वो टू फोल्ड था, है ना। तो दोहरी नीति इन्होंने खेला। यहाँ पे क्या है, टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स टू बी यूज्ड बाय अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। तो इंडिया को, यहाँ पे इंडिया को लास्ट क्लास में भी हमने ये देखा कि इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी क्या किया जा रहा है, शो किया जा रहा था कि जो ब्रिटेन इंडस्ट्रीज थे, तो ब्रिटेन इंडस्ट्री के लिए यहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे या इंडिया को फीडर इकोनॉमी की तरह यूज किया जा रहा था कि यहाँ से क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल जा रहा है चीप रेट्स पे, कहाँ पे, ब्रिटेन में। और जबकि ब्रिटेन में वहां पे टैक्सेशन वगैरह भी नहीं लग रहा था, यहाँ से जो इनका प्रोडक्ट जा रहा था, क्योंकि दोनों जगह पे इन्हीं का गवर्नमेंट था। ठीक है। तो अब इसके वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था, चीप रेट्स में रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉटन वगैरह हो गया, ये सभी वहां पे ब्रिटेन में लेके जा रहे थे टू सेल फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन इंडियन मार्केट एट हायर प्राइसेस। दूसरा चीज क्या हुआ कि यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा था ब्रिटेन चीप रेट्स पे, और वहां पे फिनिश प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट किया गया, जैसे कॉटन को क्लोथ्स में कन्वर्ट किया गया, और फिर उसे हायर प्राइसेस पे इंडियन मार्केट में ही सेल किया जा रहा था। यानी हमारी ही इकोनॉमी से रॉ मटेरियल लिया गया
और उसे अपने इकोनॉमी में फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया गया और दोबारा हमारे ही इकोनॉमी को सेल किया गया, वो भी हायर प्राइसेस पे। तो और जो भी प्रॉफिट होता अल्टीमेटली वो प्रॉफिट किसका था, वो ब्रिटिशर्स का था। सो इंडिया को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये भी हुआ कि लोगों को आदत डाला गया, कि लोगों को आदत डलवाया गया कि आप ना कैपिटल गुड्स वाले प्रोडक्ट यानी कि आप आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स को यूज करें, या यहाँ पे मशीन मेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। जैसे अगर हम गारमेंट्स का अगर बात करते हैं तो हैंडीक्राफ्ट गारमेंट और अगर हम लोग देख लें मशीन मेड गारमेंट्स, दोनों में कौन सा ज्यादा अच्छा होगा या ज्यादा ड्यूरेबल होगा। अगर नॉर्मल सा अगर हम लोग बात करें कि अगर हैंडमेड का अगर हम सिंपली बात करते हैं, ठीक है, हैंडमेड का अगर हम बात करते हैं, जैसे हैंडमेड का, अब जैसे आप यहाँ पे एक फिगर में देख रहे हो, जैसे चरखा वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे सीविंग वगैरह हो रहा है, ठीक है। अब इससे क्लोथ्स बनाए जाएंगे, क्लोथ्स को फिर स्टिच किया जाएगा हैंड से। तो आप बताओ, अच्छा इसमें जो कलर होगा वो भी कलर क्या हो रहा है कि नेचुरल प्रोडक्ट्स को ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सेफ एंड साउंड है, ठीक है। बट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसा होता है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से लोग ऐसे चीजों के झांसे में आ जाते हैं और उन्हें वो चीजें ज्यादा अच्छी लगने लगती है। अब जो आप यहाँ पे अगर ड्यूरेबिलिटी का अगर बात करो, सिर्फ इस ड्यूरेबिलिटी का बात करते हैं, तो आप बताओ कि कौन ज्यादा चलेगा, हैंडमेड वाले चीजें ज्यादा चल रही हैं चलेंगी, या फिर जो स्टिच्ड क्लोथ्स होंगे, जो मशीन मेड से स्टिच होंगे, मशीन के थ्रू स्टिच होंगे, वो ज्यादा ड्यूरेबल होगा। तो ऑब्वियसली जो मशीन वाला जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा ड्यूरेबल होगा, हैंड वाला ड्यूरेबल ज्यादा नहीं होगा। अच्छा हैंड वाले ड्यूरेबल, यहाँ पे हैंड का अगर हैंडमेड का बात किए करे, तो यहाँ उसका पॉजिटिव साइड्स बहुत सारा था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, लोगों के हाथ में वो कला थी, वो आर्ट था, जिसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा ये फेमस था। आज भी अगर देखो कि आज बाहर से लोग जो आते हैं तो वो देखते हैं, वो ज्यादा चूज करते हैं कौन सा चीज जो हैंडमेड्स ज्यादा हो, है ना। हैंडमेड्स वाले प्रोडक्ट्स उन्हें काफी पसंद आने लगते हैं क्योंकि यूनिक हो चुका है। तो जो भी चीजें रेयर होती हैं लोगों को वो पसंद आने लगता है, ठीक है। रेयर चीजों का, ये आप इकोनॉमिक्स में ये भी आप पढ़ोगे कि रेयर चीजों का डिमांड ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से लोगों को आदत डलवाया गया कि इन चीजों का, मशीन मेड प्रोडक्ट्स का, तो लोग उसके साइड जाने लगे कि अच्छा ये ड्यूरेबल है। एज अ कंज्यूमर मान लेते हैं, अगर आप को बोला जाए, सीधा सीधा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको बोला जाए कि आप ना इंडिया में जो फोन बन रहे हैं आप उसका इस्तेमाल करो, यानी इंडियन कंपनी जो है उसका जो फोन है आप उसको इस्तेमाल करो, मोबाइल फोन जो स्मार्टफोन है आप वो इस्तेमाल करो, ठीक है। फिर आपके सामने ऐड भी बहुत सारे आएंगे, जैसे ऐड आ रहे हैं सैमसंग का, सैमसंग गैलेक्सी नोट वगैरह अलग अलग आ रहा है। फिर आपको एप्पल आईफोन इन सभी चीज़ों का अगर आपको ऐड दिख रहा है, वन प्लस का ऐड दिख रहा है, और बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया है। अब सिर्फ कंट्री के नाम पे कि बोला जा रहा है कि आप इंडियन कंपनी के फोन का इस्तेमाल करो, क्या करने लगोगे आप? एज अ कंज्यूमर हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एज अ कंज्यूमर जब हम पैसा दे रहे हैं तो हमें ड्यूरेबिलिटी चाहिए, ठीक है। अब वहां पे हम ये नहीं देख रहे हैं कि मेड इन इंडिया है, मेड इन चाइना है ना, इस कंट्री का है, ये कंट्री का है, हम ये नहीं देखेंगे, हम प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वही उस टाइम भी हुआ, वही उस टाइम भी हुआ। उस टाइम क्या हुआ? तो उस टाइम भी यही चीजें कि यहाँ से प्रोडक्ट तो लेके गया, ठीक है, प्रोडक्ट यहाँ से दूसरे जगह लेके गए और वहां पे वो मशीन के थ्रू वो प्रोडक्ट्स को बनाया उन्होंने। तो मशीन के थ्रू जब प्रोडक्ट को बनाया गया वो ज्यादा ड्यूरेबल हुआ, तो लोग एज अ कंज्यूमर अपने आप को देख रहे थे ना कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स चाहिए। उन्हें ये नहीं चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट अभी ले रहे हैं और वो क्या हो जाए कुछ समय के बाद खराब हो जाए, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन भी लोगों को, अब मैंने ये आपको बताया ना कि जैसे जैसे लोग देखते हैं कि अच्छा ये रेयर है, ये कुछ यूनिक है, लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अब ये इस्तेमाल करें, है ना। इसी तरह से वेस्टर्नाइजेशन कल्चर भी आया हमारे कंट्री में कि हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो था वो तो ठीक है, अब जैसे हमने कुछ फॉरेन देखा तो हमें ये लगने लगा कि अच्छा ये फॉरेन वाला है ना, ये ज्यादा अच्छा होगा, है ना, ये ब्रांडेड होगा, ये ज्यादा अच्छा होगा, तो इसे हम पिक करते हैं, उनका ड्रेसिंग स्टाइल ये है तो हम भी ऐसा ड्रेसिंग स्टाइल रखें, ठीक है। तो इस तरह से माइंडसेट को भी काफी चेंज किया गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो एक तो पहला हुआ कि हमारे कंट्री के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को डिक्लाइन किया गया और उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ज्यादा प्रमोट किया। अब इसका हम लोग कुछ और देखते हैं कि एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट
इंडस्ट्री। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने की वजह से क्या हुआ हमारे कंट्री में? सबसे पहला, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? बढ़ गया। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि अगर हमारा जो इंडस्ट्री था, जैसे जो भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था, तो वहां पे लोग ज्यादा एम्प्लॉयड थे ना, है ना, कि एक चीजों को बनाने के लिए लोग ज्यादा एम्प्लॉयड है, मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो लोगों को लगना पड़ेगा, और काफी लोग यहाँ पे एम्प्लॉय हो रहे हैं इसके वजह से। तो और बाहर में क्या हो रहा था? बाहर में मशीन का यूज ज्यादा हो रहा था। ठीक है, मशीन का यूज ज्यादा हुआ, तो मशीन वाले प्रोडक्ट्स जब फेमस हो गए तो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने लगा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन होने की वजह से जो भी आर्टिशंस थे, ठीक है, जो भी आर्टिशंस थे, जो भी कारीगर थे, वो अब क्या हो गए? वर फोर्स्ड टू टेक अप एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। अब देखिए दोबारा, अभी जैसे कि हम लोग अगर सेक्टर्स का बात करें, तो एक प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्शियरी सेक्टर होता है। ठीक है, तो ये लोग सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, लेकिन अब ये डिक्लाइन हुआ तो ये वापस फिर से कहाँ पे चले गए? एग्रीकल्चरल सेक्टर में चले गए। ये फोर्स्ड हो गया ना, कि इनके पास कोई अब काम नहीं है, अब इन्हें मजबूरन क्या होना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर वाले काम करने पड़ेंगे, which ultimately increased the burden of population on villages and overcrowding in agriculture। एग्रीकल्चर में जितना लोगों का जरूरत था उससे ज्यादा अब एम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जब यहाँ पे ज्यादा हो गया, जैसे मान लेते हैं कि एक लैंड है, इस लैंड को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, एग्रीकल्चर जो फार्मिंग है वो करने के लिए मान लेते हैं कि मैक्सिमम 4 लोगों का जरूरत है। अब 4 लोगों का जरूरत है और कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, अब वो उनके फैमिली मेंबर्स मान लेते हैं और कुछ हैं, तो यहाँ पे अगर 3 लोग और आ गए, मान लेते हैं यहाँ पे 3 लोग और आ गए, अब ये 3 लोगों के पास काम नहीं है, तो अब ये भी सोचे कि हमारा भी तो ये जमीन है ना, तो इसमें भी हम लोग काम कर लेते हैं। तो ओवर यहाँ पे क्या हो गया? ओवर क्राउडिंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या हो गया? क्राउड ज्यादा बढ़ गया। लेकिन अभी हम लोग एग्रीकल्चर का भी सिचुएशन देखें कि एग्रीकल्चर में इतना पॉपुलेशन इंगेज होने के बावजूद भी कोई ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं था। लैंड प्रोडक्टिविटी भी डाउन था और लेबर प्रोडक्टिविटी भी डाउन था। नेक्स्ट आते हैं, इसका दूसरा एडवर्स इंपैक्ट है कि इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का इंपोर्ट होने लगा। क्या इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? तो इंपोर्ट बाहर से हम लोग क्या कर रहे हैं? मंगवा रहे हैं। तो वो कहाँ से? ब्रिटेन से। तो इंडियन made goods could not withstand the foreign competition of machine made cheap goods. It encouraged the import of goods from Britain। तो बाहर से जो चीजें आने लगी, आज भी आप देख लो ना कि आज के डेट में हमारी इकोनॉमी उस तरह से उस लेवल पे ग्रो नहीं भी कर पा रही। इसका भी एक कारण है कि बाहर वाले प्रोडक्ट ज्यादा फ्लडेड है हमारे मार्केट में। ठीक है, और वही लोगों को पसंद आ रहे हैं एज अ कंज्यूमर। अभी अभी अगर हम लोग न्यूट्रल होके देखें तो एज अ कंज्यूमर लोगों को वही पसंद आएगा जो चीजें ड्यूरेबल हो। अगर हमारे पॉकेट से पैसा निकल रहा है तो हम यही सोचेंगे ना कि अच्छे जगह पे पैसा लगे और वो ज्यादा ड्यूरेबल हो, ज्यादा लंबे समय तक चले। तो लोग उस टाइम भी वही चीजें सोचें, लेकिन कंट्री को फिर नुकसान हो गया, है ना, कि लोग अब क्या डिमांड करने लगे? मशीन मेड प्रोडक्ट्स वाला जो गुड्स था वो ज्यादा डिमांड करने लगे। ठीक है, वो डिमांड होने के वजह से क्या हुआ कि इंपोर्ट बढ़ गया ब्रिटेन से, और यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेके जा रहे थे, कॉटन लेके जा रहे थे और बहुत सारी चीजों को लेके जा रहे थे, वहां पे फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर यहाँ पे सेल कर रहे थे। आगे देखते हैं और क्या क्या हुआ। नेक्स्ट, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक, लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ जीडीपी का अगर हम लोग बात कर ले, जीडीपी तो यहाँ पे इसमें जीडीपी में काफी कंट्रीब्यूशन होता है। जीडीपी का मतलब पहले समझ लेते हैं। तो जीडीपी मेजर्स द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज those that are brought by the final user produced in a country in a given period of time। तो जितने भी प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं? प्रोड्यूस हो रहे हैं एक कंट्री में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर, तो उसमें किसी भी तरह का जो भी फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसका जो वैल्यू है, उसका मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। अब ये जीडीपी में यानी कि जितने भी अलग अलग तरह के जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स और सर्विसेज दोनों, ठीक है, तो जितने भी वैल्यू का गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसका मॉनेटरी वैल्यू को ही जीडीपी कहते हैं। इसको कुल मिला के इन सभी को ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी में अब देखो, जीडीपी हाई होने का ये मतलब नहीं है कि कंट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। किसी अगर मान लेते हैं सर्विस सेक्टर से अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो उसमें दो सेक्टर और भी है ना, उसमें दो सेक्टर और भी है, प्राइमरी सेक्टर भी है और सेकेंडरी सेक्टर भी है।
तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, अगर सिर्फ सर्विस सेक्टर अगर आगे बढ़े तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है यानी प्राइमरी सेक्टर जो है वो सफर करेगा, और वो भी हमारे कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्योंकि जीडीपी में तीनों का प्रोडक्ट लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का भी लिया जा रहा है, सेकेंडरी सेक्टर का भी और टर्सरी सेक्टर का भी लिया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या हो गया, कम हो गया। द ग्रोथ रेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी रिमेन वेरी स्मॉल। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो काफी कम हो गया इन सभी वजह से, क्योंकि हमारे कंट्री में अब क्या हो रहा था, बाहर से प्रोडक्ट आ रहे थे, हमारे कंट्री का अपना कोई तो ग्रोथ वहां पे था नहीं। नाउ लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की कमी थी। नाउ कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री रेफर टू दोज इंडस्ट्री विच कैन प्रोड्यूस मशीन टूल्स विच आर इन टर्न यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग आर्टिकल्स फॉर द करंट कंजम्पशन। अब यहाँ पे क्या, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया, कैपिटल गुड्स का मतलब मशीन, मशीन या टूल्स आप ये समझ लो। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि ऐसी इंडस्ट्री जो मशीन या टूल्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग बात करें कि क्लोथ्स को अगर ये मशीन से प्रोड्यूस करने के लिए मशीन चाहिए, सीविंग मशीन चाहिए। अब ये सीविंग मशीन जो है वो कौन इंडस्ट्री बनाएगी, तो वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री बनाएगी। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री था ही नहीं, है ना। अगर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री अगर होती तो वो ज्यादा प्रोड्यूस होता और उसके अकॉर्डिंग फिर हेल्प मिलता हमें भी उस तरह के प्रोडक्ट बनाने का। लेकिन लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री, ये देखो कि इसीलिए ब्रिटिशर्स ने इन सभी चीजों में इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं, है ना। तो ये गवर्नमेंट भी वही काम की कि लोगों को अगर हम ये सभी चीजें दे देंगे तो फिर क्या होगा, ये सभी चीजों को अगर दे देंगे तो अपने आप पे अब डिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होगा, ब्रिटिशर्स का फिर जो राज है या प्रॉफिट है वो चला जाता। सो इसके वजह से कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज को उन्होंने प्रमोट नहीं किया, बल्कि खुद के यहाँ पे अब वो क्या कर रहे थे, वो अपने कंट्री में लेके जा रहे थे और वहां पे प्रोडक्शन करके फिर यहाँ पे लेके आ रहे थे। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल there was hardly any capital goods industry to promote further industrialization in India. British did not pay attention for their promotion as they always wanted Indian to be dependent on Britain, है ना। इसलिए नहीं किया कि इंडिया क्या रहे, डिपेंडेंट रहे हमेशा ब्रिटेन पे। यही चीजें हो जाती है, अधिकतर गवर्नमेंट भी ऐसा काम करती है कि अगर हम हर एक चीज अगर लोगों को प्रोवाइड कर देंगे देन दे विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, है ना। तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने भी यही काम किया। आगे हम लोग इसके बारे में भी ये देखेंगे कि ब्रिटेन जाते जाते क्या क्या सिखा के गया है कंट्री को। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स अगर देखें ब्रिटिश रूल का वो भी पढ़ना है ना। हाँ, पॉजिटिव इफेक्ट, ठीक है। ऐसे लोगों को हमेशा यही चीजें लगेगा कि ब्रिटिशर्स ने अगर राज किया तो दैट वाज ऑल द नेगेटिव इम्पैक्ट दे हैव क्रिएटेड इन इंडिया, बट नो, उन्होंने काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट किया, बहुत सारी चीजों को सिखाया भी। ठीक है, तो वो हम लोग आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो ये इंडस्ट्रीज का कुछ था, आगे और कुछ कुछ इसमें पार्ट्स हैं जैसे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में और क्या क्या हुआ, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्री बिगेन टू टेक रूट इन इंडिया बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन वेरी स्लो। तो 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक आते आते इंडिया में भी अब कुछ कुछ इंडस्ट्री सेटअप होने लगे थे, लेकिन प्रोग्रेस जो था वो काफी धीरे धीरे हो रहा था। जैसे सब्सिक्वेंटली द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगन कमिंग अप इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907। 1907 में टाटा की तरफ से ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इनकॉर्पोरेट स्टैब्लिश हुआ। कुछ और इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रहा था, जैसे a few industries in the field of sugar, cement, paper, etc. came up after the second world war। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो था, तो उस टाइम जो ग्रिप था इंडिया का, अब जैसे ये देखो कि हम लोग अब जो हम अपने आज़ादी इंडिपेंडेंस के तरफ बढ़ने लगे हैं, तो उस टाइम धीरे धीरे थोड़ा ग्रिप, वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन का भी। तो इसके वजह से फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ग्रिप भी छूट रहा था, इसके वजह से कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज अब डेवलप हो भी रही थी यहाँ पे, यहाँ की कंट्री में। ठीक है,
However, there was hardly any capital goods industry to promote further industrialization in India. फिर से वही प्रॉब्लम कि कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री यहाँ पे था ही नहीं, बहुत कम था। ठीक है, इसके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही धीरे हो रहा था। तो देखो अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने ये देखा, स्टार्टिंग से देखा कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले, और जो उनका जो एडवेंट था, जो आगमन था यहाँ पे हमारे कंट्री में, तो उस टाइम यहाँ का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ही ज्यादा डेवलप था। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऐसे इंडस्ट्रीज थी जहाँ पे हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे थे, है ना, वहाँ पे मशीन मेड प्रोडक्ट्स नहीं थे। और 200 साल उन्होंने राज किया ना, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को सोचो आप, कितना बड़ा समय रहा होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और ये इंडस्ट्रियल सेक्टर कितने पार्ट्स में बटा होगा। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज था, वो डिक्लाइन हुआ सिस्टमेटिकली, फिर इंडस्ट्रीज धीरे धीरे ये सभी अब सेटअप होने लगा, है ना, कुछ एक इंडस्ट्रीज यहाँ पे। और उसमें भी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज तो नाम मात्र के बराबर ही था। नेक्स्ट है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का यहाँ पे जो रोल था वो काफी लिमिटेड था। द लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन of the public sector was also a significant reason for drawback of industrial sector. Public sector remained confined only to the railways, power generation, communication, ports and some other departmental undertakings. तो यहाँ पे क्या है, ये पब्लिक सेक्टर आखिर क्या है? पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, है ना। जो गवर्नमेंट सेक्टर थे वो कुछ एक जो पार्ट थे उसके लिए ही, कुछ एक जो सेक्टर्स थे उसके लिए ही कन्फाइंड थे, उसके लिए ही बने थे। जैसे रेलवे हो गया, पावर जनरेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो काफी लिमिटेड था। ठीक है, क्योंकि अब देखो गवर्नमेंट के पास पैसा है, ठीक है, अगर वो चाहे अगर इन्वेस्ट करने के लिए। अच्छा एक चीज यहाँ पे और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो काफी स्लो क्यों हो रहा था। स्लो काफी कारण की वजह से हो रहा था। एक तो लोगों के पास फंड नहीं थे, और कुछ एक लोगों के पास फंड्स थे भी, लेकिन वो उनको इन्वेस्टमेंट का उतना ज्यादा छूट नहीं था कि अभी इतना ज्यादा रिस्क कौन लेगा ऐसे सिचुएशन में जहां पे गवर्नमेंट जो है वो दूसरे कंट्री का है। ठीक है, तो इसके वजह से भी जो प्रोग्रेस था वो काफी स्लो था। एक तो लोगों के पास पैसे नहीं थे इन्वेस्ट करने के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो ऑप्शन बच गया कि पब्लिक सेक्टर का, तो पब्लिक सेक्टर का इसमें लिमिटेड रोल था, उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आगे आते हैं, ये तो हो गया हमारा पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर का। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही कुछ लिंक है हमारा, दैट इज फॉरेन ट्रेड। नाउ फॉरेन ट्रेड किसे कहते हैं? फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या हो गया? तो इंडिया हैज बीन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। फॉरेन ट्रेड का मतलब जनरली ये हो जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड, या दो से ज्यादा कंट्रीज जब इन्वॉल्व होती है ट्रेड में, उसे हम लोग फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो दो या दो से ज्यादा जो कंट्री है, जब वो क्या होती है, जब ट्रेड कर रही है, गुड्स परचेज और सेल कर रही है, दैट इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। तो एंशियंट टाइम में फॉरेन ट्रेड तो काफी ज्यादा था, काफी अच्छा था, है ना। इंडिया से बहुत सारे चीजें एक्सपोर्ट होती थी। ठीक है, मोस्टली उसमें से स्पाइसेस था। ठीक है, जो बहुत जगह पे नहीं पाया जाता था, बहुत सारे कंट्रीज में नहीं पाया जाता था। और बहुत सारा, अब जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था, उस डॉक्यूमेंट्री में ये बताया जा रहा था कि जो ब्लैक पेपर था, है ना, ब्लैक पेपर जिसको काली मिर्च कहते हैं, तो ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, है ना। इसको ब्लैक गोल्ड का नाम दिया जाता था और बहुत रेयर था। यहाँ तक ऐसा कि लोग वहां पे क्या करते थे, उसको तिजोरी तक में रखते थे। हाँ, ये बहुत शॉकिंग है। जो मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखा तो बहुत शौक हुआ ये चीज कि ऐसा है कि काली मिर्च को मतलब कि वो तिजोरी में रख रहे हैं लोग। और बहुत जगह ऐसा भी दिखाया गया कि अब जैसे कि जो प्रिजनर है ना, तो प्रिजनर को छुड़ाने के लिए कुछ पैसे देने होते हैं ना। अब ये पैसे के बदले में ब्लैक पेपर देने पे भी वो छूट रहे थे, यानी ब्लैक पेपर का इतना ज्यादा वैल्यू था, ब्लैक गोल्ड के नाम से उसे जाना जाता था। तो इसके वजह से लोग इंडिया पे क्या करना चाहते थे, स्पाइसेस के वजह से लोग यहाँ पे कंट्रोल लगाना चाहते थे। तो लोगों का ये मानना था उस टाइम कि जो भी स्पाइसेस पे को कंट्रोल करेगा, स्पाइसेस के इंडस्ट्रीज को जो कंट्रोल करेगा, वो पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने ये काम ज्यादा अच्छे ढंग से किया, एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं। ठीक है, तो however, the restrictive policies adopted by the colonial government adversely affected the structure, composition, and volume of India's foreign trade. The state of foreign trade during British rule is stated as follows. तो फॉरेन ट्रेड का क्या सिचुएशन था ये अब हम लोग देखते हैं।
सबसे पहला एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। ये तो हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं कि इंडिया को क्या बना दिया गया था, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, यानी रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर, यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा था, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, वो अपने कंट्री में उसे क्या कर रहे थे, कन्वर्ट कर रहे थे फिनिश प्रोडक्ट में, और फिर उसे सेल कर रहे थे यहाँ पे, यानी कि इंपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे। तो इंडिया क्या था, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट था और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स उस टाइम हो चुका था ये। India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, etc., and importer of finished goods like cotton, silk, woolen clothes, and capital goods produced in Britain industries. आगे देखते हैं और कुछ पॉइंट्स क्या क्या है। और हमारे पास पॉइंट है कि मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का मोनोपोली हो गया था। मोनोपोली किसे कहते हैं ना, मोनोपोली का मतलब कुछ पर्सन का अधिकार या जनरली एक पर्सन का अधिकार। ठीक है, जब किसी एक के हाथ में जो कंट्रोल होता है तो उसे मोनोपोली कहा जाता है। ठीक है, तो मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल में यहाँ पे मोनोपोली था किस चीजों पे, तो जो ट्रेड था, फॉरेन ट्रेड था, उसमें मोनोपोली क्रिएट करके रखा था ब्रिटिशर्स ने। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट। क्या क्या हुआ इसमें, तो मोर देन हाफ ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। अब देखो जितना मतलब यहाँ पे फॉरेन ट्रेड का जो आधा था उससे भी ज्यादा है ना, मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को ही सर्व किया जाएगा। while the rest was allowed with few other। तो इसमें फ्यू अदर्स में कौन कौन कंट्रीज थे, जैसे चाइना हो गया, सीलोन हो गया जो आज के श्रीलंका में है, और ये पर्सिया हो गया, ईरान, तो ये सभी में बाकी रेस्ट में कंट्रीज में जा रहा था। तो अधिकतर कौन से सेक्टर में था, तो ब्रिटेन। 50% से जिसमें ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली कंट्रोल तो उसी के हाथ में होगा। दूसरा इन्हें फायदा मिला, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल इन 1869 served as a direct route for the ship operating between इंडिया एंड ब्रिटेन। अब यहाँ पे हुआ क्या, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ऐसे तो इस मैप में ज्यादा कुछ क्लियर है नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अब जैसे प्रॉपर इसमें हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन आप समझ लो कुछ इस तरह से कि आगे इस जगह पे ब्रिटेन है। ठीक है, तो इन्हें जब यहाँ पे प्रोडक्ट अगर लाना होता था तो इन्हें पूरा आगे से ये जो मैंने अगर रूट अगर बनाया इस तरह से घूम के आना पड़ता था। ठीक है, इस तरह से घूम के इन्हें आना पड़ता था, और ये वाटर ये तो काफी लंबा रूट यहाँ पे हो जा रहा था इनका। ठीक है, इनका जो रूट था वो काफी लंबा था। ठीक है, तो थोड़ा सा एक सेकेंड आप ये देखो कि ये जगह पे था ब्रिटेन, और इसे कहाँ से पूरा यहाँ से इस तरह से इंडिया घूम के आना होता था, तो काफी लॉन्गर रूट था। ठीक है, और फिर 1869 में स्यूएज कैनल ओपन हुआ। स्यूएज कैनल था क्या, आर्टिफिशियल वाटर रूट बनाया गया। ठीक है, आर्टिफिशियल वाटर रूट जो इंडिया को डायरेक्ट ब्रिटेन से कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, ये अब ये इतना ज्यादा स्ट्रेट भी नहीं था, लेकिन आप फिर भी समझो कि यहाँ पे ये क्या किया गया, सीवेज कैनल। आप नेट पे सर्च करना, तो मैं यहाँ पे फोटोज अटैच करना मेरा रह गया। ठीक है, मैं अगले वाले क्लास में प्रोबेबली मैं आपको सीवेज कैनल शो कर दूं। ठीक है, सुएज कैनल का फोटो आपको शो कर दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अब देखो आप ऐसे सर्च भी कर सकते हो सुएज कैनल किस तरह से रूट था इंडिया का ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से अब जैसे देखो कि इतना घूम के आना, तो इसमें सॉरी, तो इतना जो घूम के आना इसे पड़ता था, तो इसमें काफी समय भी लगेंगे, कॉस्ट भी लगेगा, और डायरेक्ट रूट अगर ब्रिटेन से अगर हो जाए तो फिर क्या होगा, काफी आसानी होगा, है ना, ट्रेड बहुत ही तेजी से होगा। तो यही चीज हुआ कि सुएज कैनल के ओपनिंग से इनका और ट्रेड इंडिया और ब्रिटेन में के बिटवीन बढ़ गया, क्योंकि ये डायरेक्ट रूट था शिप के लिए ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। ठीक है, आगे देखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है। अब वर्ड यहाँ पे ऐसा आया, ये टेक्निकल वर्ड अभी आया है, लेकिन ये हम लोग स्टार्टिंग से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ड्रेन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या, कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा था, यहाँ से लिया जा रहा था, तो यहाँ से वेल्थ ड्रेन किया जा रहा था, खींचा जा रहा था एक काइंड ऑफ ब्रिटिश रूल के लिए। देयर वॉज अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू excess export. However, export surplus was used
to make payment for expenses incurred by an office set up by the colonial government in Britain। तो यहाँ से ये क्या हो रहा था कि जो भी वेल्थ था ड्रेन किया जा रहा था, और पेमेंट किस चीज के पेमेंट के लिए, तो जो भी खर्च हो रहे हैं ब्रिटेन गवर्नमेंट का, कॉलोनियल गवर्नमेंट का, उसको मीट करने के लिए। टू मीट द एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जितने भी वॉर इन्होंने लड़े थे, है ना, तो जितने भी लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी थी उन सभी के खर्च को मीट करने के लिए इंडिया का यूज किया जा रहा था, मोस्टली वर्ल्ड वॉर टू का अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है। टू इम्पोर्ट इनविजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स का भी इम्पोर्ट यहाँ पे हो रहा था, काफी इनविजिबल आइटम्स भी होते हैं, उन सभी चीजों का भी जो इम्पोर्ट था वो सभी के लिए यहाँ पे यहाँ का जो वेल्थ था वो ड्रेन किया जा रहा था। ठीक है। तो इंडिया को ऐसे ही सोने की जो स्वर्ण भूमि या सोने की कंट्री या सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता है, तो काफी सारे रिसोर्सेज को यहाँ से ड्रेन किया गया। ठीक है। ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पे लेके जा रही थी और अपनी इकोनॉमी को फीड कर रही थी। अब देखो, अभी हमने दो सेक्टर के बारे में और पढ़ा। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या, तो हमने पढ़ा था एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में और ब्रिटिशर्स का क्या सिचुएशन था हमारी कंट्री को लेके, ये चीजें हमने पढ़ी थी। आज के वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर देखा और फॉरेन ट्रेड देखा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और कुछ टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।